मौर्य काल का आज सेकंड एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में हम मौर्य काल की कुछ अन्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्थापक की चर्चा करते हैं। संस्थापक में आप लोगों ने जान लिया है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, इसको घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना रखी। एक चीज याद रखिएगा कि पहली बार विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में, जिसमें अपने अर्थशास्त्र में मौर्य को शूद्र कहा। क्या कहा? शूद्र कहा। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार शूद्र कहने वाला कोई पुस्तक है तो वह पुस्तक अर्थशास्त्र है। क्लियर? लेकिन वही जब इंडिका की बात होती है और इंडिका की जब चर्चा करते हैं, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, और इंडिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अर्थात शूद्रों की स्थिति इतनी सुदृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि मेगास्थनीज को ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि भारत में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज को पता ही नहीं चला। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अरे बुड़बक, तोरा क्या पता था? उस समय तक भारत में जो दास हुआ करते थे, अर्थात जब हम वैदिक काल पढ़े तो वैदिक काल में हम लोगों ने यही देखा जो चार वर्ण थे। वर्ण कितने? चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो वर्ण थे, ये तीनों के तीनों वर्ण ऊपर के वर्ण थे और शूद्र सबसे निम्न वर्ण थे। और शूद्रों का यही काम था कि शूद्र जो है वह ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करे। जो स्थिति मौर्य काल में आते आते बिल्कुल बदल गई, और जब स्थिति बदली तो शूद्रों की स्थिति उच्च हो गई, अर्थात मजबूत हो गई। और जब मजबूत स्थिति हो गई तो सेवा करने के लिए खड़ा थे, हो तो शासक बन बैठे। और यही कारण है कि मेगास्थनीज को पता ही नहीं चला। तो बुड़बक विदेशी तो क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अगर वही तो वैदिक काल की स्थिति देखता तो वैदिक काल में जो स्थिति थी शूद्रों की, वो स्थिति बिल्कुल निम्न स्तर की थी। लेकिन मौर्य काल आते आते शूद्रों की जो स्थिति थी वह मजबूत हो गई थी। और यही कारण था कि मेगास्थनीज यह ज्ञात नहीं कर पाया अपनी पुस्तक इंडिका। ठीक, आगे लिखेंगे। देखिएगा, एक और चीज की जो अर्थशास्त्र की तुलना की गई वो मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस और अरस्तु द्वारा रचित द पॉलिटी, इससे द पॉलिटी के साथ की गई है। और एक और बात हमने बोला है कि भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं जी? कौटिल्य को कहते हैं। इसको कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसको याद रखेंगे हम हमेशा। अगला पॉइंट अब देखिएगा कि खोज, ये अर्थशास्त्र पुस्तक की जो खोज हुई थी, इस खोज पर चर्चा करेंगे हम। खोज और खोज की जब बात करते हैं तो खोज 1905 में, कब हो? 1905 में। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अर्थशास्त्र की खोज होती है 1905 में। कब? 1905 में होती है। अब यह प्रश्न बनता है कि 1905 में खोज क्यों? क्योंकि मौर्य काल की जो स्थिति है, देख सकते हैं 322 से 185 ईसा पूर्व की काल है। पुस्तकों की खोज हुई, और जब खोज हुई तो तंजौर के एक ब्राह्मण थे। कहाँ के? तंजौर के एक ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण का नाम था भट्ट स्वामी। क्या नाम था वो? भट्ट स्वामी। भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र का खोज 1905 में किया था। क्लियर?
अब यहां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का खोज किसने किया? कौटिल्य, भट्ट स्वामी, अरस्तु, मैकियावेली। क्लियर? अब यहां तो दिमाग में एक चीज आएगा, बार बार ही आएगा, आएगा क्यों नहीं? क्योंकि लगातार हमने यही पढ़ा है और विद्यार्थी भी यही देखता है कि अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। तो खोज की बात है भैया, खोजलस तबे न लिखलस। सोचिए यहां भटकने वाली ज्यादा बात आती है। तो भट्ट स्वामी तंजौर के ब्राह्मण थे जिन्होंने 1905 में अर्थशास्त्र की खोज करी थी। लिखेंगे इसे, अर्थशास्त्र की खोज, अर्थशास्त्र की खोज अर्थशास्त्र की खोज अर्थशास्त्र की खोज 1905 में 1905 में तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने किया था। भट्ट स्वामी ने किया। क्लियर? अब एक प्रश्न आता है कि भट्ट स्वामी इसकी खोज कर ली और हस्तलिखित जो इनका ये ग्रंथ था, इस ग्रंथ को प्रोफेसर श्याम शास्त्री के द्वारा प्रकाशित कराया गया, उनके हाथों दी गई और तब एक प्रकाशन होता है। लिखेंगे आगे, भट्ट स्वामी के हस्तलिखित भट्ट स्वामी के हस्तलिखित पांडुलिपि को प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपा गया। प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपा गया। प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपा गया। क्लियर? अब यहां एक प्रश्न आता है कि भट्ट स्वामी द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपि, कौन सी पांडुलिपि? अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को किसे सौंपा गया? तो प्रोफेसर श्याम शास्त्री को। इसको प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपा गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां एक प्रश्न और आता है कि प्रोफेसर श्याम शास्त्री, देखिएगा थोड़ा, प्रोफेसर श्याम शास्त्री कौन थे? एक प्रश्न हो सकता है, कौन थे? लिखेंगे, प्रोफेसर श्याम शास्त्री मैसूर विश्वविद्यालय के या मैसूर पुस्तकालय अध्यक्ष, हाँ ऐसे लिखेंगे, मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक चीज आता है कि 1906 से 1909, 1906 से 1909
देखेंगे 1906 से 1909 के बीच में क्या होता है। तो एक और मैं आधुनिक में लेके आता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, और फिर यहां काम करूंगा। 1906 में हुआ था किकर स्थापना, मुस्लिम लीग की। 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड। क्लियर? लेकिन हम काम कर रहे हैं कहां? ये अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब यहां पहुंच गए हम कहा, मॉडर्न में आ गए थोड़ा सा, तो इसलिए हमने कर दिया। अब देखिए यहां 1906 से 1909 के बीच लिखेंगे अर्थशास्त्र जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में, किस भाषा में जी? संस्कृत भाषा में था। उसका न्यूज़पेपर में प्रकाशन कराया गया। न्यूज़पेपर में प्रकाशन कराया गया। देखिएगा, अर्थशास्त्र को 1915 में इंग्लिश भाषा के जो प्रकाशन हुए, कब हुए जी? 1915 में इंग्लिश भाषा प्रकाशन हुए। 1924 तक इस अर्थशास्त्र का 4 संस्करण प्रकाशित हुए, और किस भाषा में हुए? अंग्रेजी भाषा में हुए, ठीक। 1924 तक अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र के कितने संस्करण? 4 संस्करण। 1924 तक अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र के 4 संस्करण, कितने? 4 संस्करण हुए। अब यहां देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्करण कौन था? सबसे जो मेन संस्करण था वह संस्करण चौथा था। कौन? चौथा। नेक्स्ट लिखेंगे, अर्थशास्त्र का सबसे प्रमाणिक संस्करण चौथा था। अर्थशास्त्र का सबसे प्रमाणिक संस्करण चौथा था। कौन था जी? चौथा। सबसे प्रमाणिक चौथा संस्करण को माना गया है। किसको? चौथा संस्करण को माना गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण। कितने अधिकरण जी? 15 अधिकरण। अधिकरण कितने? 15। 180 प्राधिकरण। 180 प्राधिकरण है। अब देखिएगा, 6000 नेक्स्ट 6000 श्लोक। अर्थशास्त्र में 6000 क्या है जी? श्लोक है। याद रखिएगा कि संस्करण की बात होती है तो 4, संस्करण की बात होगी तो 4। सबसे प्रमाणिक संस्करण चौथा। कौन सा? चौथा। अधिकरण की बात होगी तो 15।
अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण? 15। प्राधिकरण की बात होगी तो 180, श्लोक की बात होगी तो क्लियर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में राजा को सुव्यवस्थित ढंग से शासन संचालित करने के लिए निर्देश दिया गया है। क्लियर। एक चीज समझ में आता है कि जो प्रथम अध्याय है उसमें राजा को निर्देश दिया गया। किसको? राजा को। अब देखिएगा कि शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। अर्थात आप राजधर्म का पालन करें, क्लियर। नेक्स्ट, अब याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो गुरु कौटिल्य थे और प्रधानमंत्री भी थे। क्लियर। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वह बालक था जो पिपली वन के जो मौर्य थे उस मौर्य के ये वंशज था, उसी मौर्य में उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद के दरबार में एक दासी हुआ करती थी, इस दासी का नाम था मुर्रा। मुर्रा से उत्पन्न हुए कौन? मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसारपण में खरीदने वाला व्यक्ति कोई था, तो व्यक्ति था आपको विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। क्यों खरीदा? घनानंद ने इसका अपमान किया था, अपमान का बदला लेने के लिए। खुद लड़ नहीं सकता था लेकिन गुरु की भूमिका निभा सकता था। अब यह स्थिति बनता है कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त राजा के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो राजधर्म के लिए, राजा के लिए और राज्य में रहने वाली तमाम जनता के लिए नितांत आवश्यक होता है। क्लियर। नेक्स्ट, विष्णुगुप्त कहते हैं राजा को चाहिए वह समस्त शक्तियां अपने हाथों में निहित रखे, क्लियर। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब समस्त शक्ति राजा के हाथों में निहित होगा, उज्जवल, जब समस्त शक्ति राजा के हाथों में निहित होगा तो शासन संचालित करने में राजा को आसानी होगी। किसी प्रकार का संकट उसके सामने उत्पन्न नहीं होगा। वह कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम होगा। यही कहा है कि उनके गुरु यह परामर्श देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एक बार फिर गुरु निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? राजा को वह नहीं करना चाहिए,
जो जनता के लिए हितकर नहीं हो, जो जनता के लिए हितकर नहीं हो, जो जनता के लिए हितकर नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट, आप अध्याय देखे हैं ना, कितने अध्याय जी? देखिएगा छठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। सप्तांग, छठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अब यह एक चीज समझिएगा कि सप्तांग सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ राजा का 7 अंग होता है। राजा कितना अंग? 7 अंग होता है। अब देखिए, राजा पहला हो गया, राजा रहेगा कहाँ? दुर्ग में। कहाँ रहेगा? दुर्ग में। जनता कहाँ रहेगी? जनपद में। कहाँ? जनपद में। अब देखिए, राजा को परामर्श देने के लिए अमात्य चाहिए। कौन चाहिए? अमात्य चाहिए। अमात्य जो होते हैं, अमात्य, इसके पश्चात यदि राजा है तो राजा के ऊपर बाह्य आक्रमण भी हो सकता है। और जब राजा के ऊपर बाह्य आक्रमण होगा तो दंड देने के लिए एक सेना चाहिए। क्या चाहिए? सेना। और जब सेना होगी तो सेना के लिए एक फंड चाहिए। क्या चाहिए जी? सेना के लिए एक फंड चाहिए, कोष की आवश्यकता होगी, जिस फंड से सेना को वेतन दिया जाए। आप लोगों को नौकरी होगी तो आप फ्री में काम करेंगे। अरे 2-4 महीने पेमेंट रुक जाए तो होता है कि कैसे चलेगा, नहीं, टेंशन में आदमी पड़ जाता है। जैसे अगली बार बिहार के नियोजित शिक्षकों ने, एक शिक्षक ने क्या किया कि ऐसे, क्या बोलते उसको, पटाखा का एक फिगर रखा और माचिस बाल के ऐसे लगाया और कहा, क्या किया, ऊपर की ओर, और उसकी जो पत्नी थी वो पत्नी थाली बजाई, टम, जब थाली बजाई तो हो गया पटाखा। नहीं, मतलब नियोजित शिक्षकों की जो दिवाली वो खाली बन गई। खाली नहीं बनी जी, जब पेमेंट नहीं है तो खाली बनी, तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा। तो सेना को चाहिए फंड, अर्थात वेतन देने के लिए। ये हो गया आपको 6। 7वां क्या होगा? राजा होगा तो राजा राजमहल में रहता है, दुर्ग में रहता है, राजमहल में रहता है, तो राजा को मित्र चाहिए। मित्र मतलब जो उसके मुंह बोल हो, उससे बात कर सके। राजा बात किससे करेगा? सबसे, जनता से जाकर डायरेक्ट। प्रधानमंत्री से बात करेगा क्या होगा? हम और आप, संभव है, कोई ना कोई होगा जो उनके पास उठता बैठता होगा, बात करता होगा। ठीक उसी प्रकार से राजा से बात करने के लिए मित्र चाहिए, और ये राजा के पूरे 7 अंग। कितने? 7 अंग है, और इसी को कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट, देखिएगा, कंटिन्यू। छठा अध्याय का नाम मंडल योनि था। छठा अध्याय का नाम मंडल योनि था। मंडल योनि मिलता है, मंडल योनि मिलता है। अब यहां देखिए, मंडल योनि हो गया, और मंडल योनि सप्तांग सिद्धांत।
राजा कौन है जी? राजा। अब राजा ये जनपद हो जाएगा, क्या होगा? जनपद। जनपद के बाद राजा रहेगा कहाँ? दुर्ग में। दुर्ग में राजा को परामर्श देगा कौन? अमात्य। कौन? अमात्य। राजा के ऊपर बाह्य आक्रमण होगा तो दंड कौन देगा? सेना। सेना को वेतन देने के लिए क्या चाहिए? फंड, कोष। क्या? कोष। इसके बाद देखिएगा राजा बात किससे करेगा? राजमहल में रहेगा तो बोर हो जाएगा, तो बात किससे करेगा? मित्र से। लफंगे मित्र भी होने चाहिए, है कि नहीं? सप्तांग सिद्धांत राजा के शासन। देखिएगा कौटिल्य कहते हैं कि राजा के 7 अंग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 7 अंग होने चाहिए। और 7 अंग में राजा यहाँ मुख्य होता है। राजा दुर्ग में है, राजा की जो जनता है जनपद में है, राजा को परामर्श देगा अमात्य, राजा की सेना जो है वह आक्रमणकारियों को, बाह्य आक्रमणकारियों को दंड देगी, सेना को वेतन देने के लिए फंड चाहिए, कोष। क्या? कोष। कोष। राजा किससे बात करेगा? मित्र से। तो इसी सप्तांग सिद्धांत कि आज हमने उड़ाए पखिया। अगला प्रश्न होगा कि निम्न में कौन सप्तांग सिद्धांत का भाग है, कौन नहीं है। ऐसे प्रश्न यहां से आते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। और निम्नलिखित में प्रश्न कैसे बनते हैं? देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सप्तांग सिद्धांत के भाग है, कौन नहीं है। देखिएगा निम्न में कौन सप्तांग सिद्धांत के भाग है या नहीं है। ऐसे प्रश्न होते हैं। अब सप्तांग सिद्धांत में यदि ये याद है तो है और नहीं है तो जो इससे बाहर का होगा वो नहीं है। तो आज इसी सप्तांग सिद्धांत के साथ लेते हैं विदा। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।